हेलो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का। कई टॉपिक हैं बेसिकली। आज एक तो सिंगल टॉपिक नहीं है, 4 टॉपिक है हमारे पास। एक तो करंट डेंसिटी, जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट, ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिक क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट डेंसिटी। देखिए बच्चों, करंट डेंसिटी क्या होती है। बच्चों, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, उस टाइम पर अगर हम करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करते हैं। पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला एरिया। अगर हम ये फाइंड करें तो ये करंट डेंसिटी कहलाती है। देखो करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, है ना। पर यूनिट एरिया तो एरिया से हम डिवाइड कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, देखो एम्पियर, और ये अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसके लिए ऐसा यूनिट बन जाएगी। बच्चों, ये पहली एक ऐसी डेंसिटी है जिसको आप पढ़ रहे हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी है। इससे पहले आपने पढ़ रखा था वो चार्ज डेंसिटी, स्केलर क्वांटिटी होती हैं तीनों टाइप की चार्ज डेंसिटीज़। और आपने इससे पहले पढ़ रखा मास डेंसिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। लेकिन ये एक ऐसी क्वांटिटी है पहली जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो एक ऐसी डेंसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन याद रखेंगे हम लोग। इसकी डायरेक्शन बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल अलोंग द करंट या अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन होती है। देखो जैसे ये एक कंडक्टर है, इसमें हमने बैटरी का प्लस और माइनस इधर लगा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। करंट भी इधर ही जा रही है, करंट की भी यही डायरेक्शन होगी। करंट का भी एरो बना देते हैं। तो बच्चों, अगर हमें करंट डेंसिटी इसमें चाहिए तो हमें ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इससे हमें करंट को डिवाइड करना होता है, मतलब आई अपॉन ए करना होगा हमें, तो ये क्वांटिटी मिलती है करंट डेंसिटी। अब ध्यान रखने वाली बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमें इसकी एक्सिस के नॉर्मल वाला लेना है, मतलब जिधर करंट जा रही है उसके बिल्कुल नॉर्मल वाला हमें एरिया का कंपोनेंट लेना होता है। सपोज करिए आपको ये वाला एरिया दे दिया है, नॉर्मल वाला ना देकर ये एरिया गिवन है, और आपको बताया कि ये एंगल थीटा है सपोज, तो आपको इस वाले एरिया का इधर करंट के नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है वो लेना होता है। अगर ये वाला एरिया आपको दे दिया है, सपोज ये वाला एरिया एस है ना, ये वाला एरिया, तो इधर एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट आएगा इसका, एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा एस कॉस थीटा। तो फिर हम करेंगे आई अपॉन एस कॉस थीटा। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों इसमें। अच्छा, अब देखते हैं कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी तो ऑलरेडी है, आई अपॉन ए कर दीजिए तो करंट डेंसिटी बन जाएगा। करंट डेंसिटी का हमें रिलेशन पता चल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, सीधा सा बड़ा सिंपल सा। आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई और वी डी। ये जे होता है करंट डेंसिटी, जे से रिप्रेजेंट करते हैं ना करंट डेंसिटी को। ये जे, ये बनाया हमने, जे इज इक्वल टू एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन ये हमें मिल जाएगा जे का और वी डी का रिलेशन। अब बच्चों, इसको वेक्टर्स में हमें लिखना है। देखो वेक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, जे की डायरेक्शन देखो किधर है, जे की डायरेक्शन इधर है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी करंट के अलॉन्ग ही होती है, इधर ही तो जा रहे होंगे सब इलेक्ट्रॉन्स भी। तो वेक्टर्स में दोनों क्वांटिटीज़ की सेम डायरेक्शन है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी वेक्टर। ये हमें क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। इसके बाद में ओम्स लॉ को वेक्टर्स में कैसे लिखते हैं, देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा है। ओम्स लॉ इन वेक्टर्स, वेक्टर्स में देखिए बच्चों ओम्स लॉ को हमें पता, ओम्स लॉ स्केलर में लिखा जाता है v इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। इसमें r की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, देखो पुटिंग r इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा, देखो v इक्वल टू आई, r की वैल्यू रो इंटू एल अपॉन ए, ये बन गया। अब देखिए यहाँ से ये बन जाएगा v अपॉन एल, कर लीजिए आप इसको, l को लेफ्ट साइड ले आए, अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू रो, ऐसे ही रखा हमने, और आई अपॉन ए इसको एक साथ कर लीजिए। अब देखिए ये क्या क्या क्वांटिटीज़ है, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए तो होती है जे करंट डेंसिटी, है ना,
और वी अपॉन एल क्या है, वी है वोल्टेज अप्लाइड और एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए आप ये वाला देखिए, अगर इस कंडक्टर की लेंथ बच्चों एल लेंथ है ये, और वी वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया दोनों एंड्स पर, वी वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज वी है, तो वी अपॉन एल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वी अपॉन एल। तो ये वी अपॉन एल रखिए यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेसिस्टिविटी और ये जे करंट डेंसिटी। अब देखिए इसी वाले डायग्राम में बच्चों ई और जे की डायरेक्शंस सेम है या अलग अलग हैं। देखो ई की डायरेक्शन ये रहा ग्रीन एरो, जे की डायरेक्शन ये भी इधर है राइट साइड, तो दोनों की सेम डायरेक्शंस है, तो इसलिए इसको वेक्टर्स में लिखते टाइम भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल्स टू रो इंटू जे वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक, ये हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें चाहिए कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में इनके लिए क्या एक्सप्रेशंस हैं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो या इसको भी लिख देता हूँ मैं, टॉपिक पूरा स्टार्टिंग से हो जाएगा। एक्सप्रेशंस फॉर रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के लिए, तो इसके लिए भी हम यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना, ए को उधर ले आइए, क्या बन जाएगा, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई, और वी डी की वैल्यू भी पुट कर दीजिए यहाँ पर, रो और सिग्मा फाइंड करने जा रहे हैं, तो देखो वी डी की वैल्यू क्या है, ई टाउ ई अपॉन एम, है ना, ये बता देते हैं हम यहाँ, बिकॉज वी डी इज इक्वल्स टू ई टाउ ई अपॉन एम, ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम, ये बता दिया हमने। तो देखो बच्चों ये बन गया जे इज इक्वल टू, ये बन गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। वैक्टर्स में हमने लिखा है ओम्स लॉ, देखो ये लास्ट पेज पर लिखा हमने, इक्वल टू रोजे, इक्वल टू रोजे, रोजे की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं इसको। देखो हमने ये देखा है सारे के सारे सारे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन कांस्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ई इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये ब्रैकेट में इंटू जे। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, बस आ गया एक्सप्रेशन, कंपेयरिंग विद ई इक्वल टू रो जे से कंपेयर कर दो इसको, तो कंपेयर करने पर देखो ये ब्रैकेट रो के प्लेस पर आ रहा है ना, तो रो के लिए आ जाएगा एक्सप्रेशन एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। और हमें पता है कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी के लिए क्या होती है एसआई यूनिट, ओम मीटर होती है एसआई यूनिट, तो कंडक्टिविटी के लिए एसआई यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, महो भी बोल देते हैं इसको फिर ओम इनवर्स को, और फिर मीटर में आ जाएगा। चलिए ये कंसर्न नहीं है, पहले इसके लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड करते हैं। तो 1 अपॉन करने पर क्या पता चला, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये सिग्मा के लिए एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया। अब देखिए यहीं से हम टेम्परेचर डिपेंडेंस भी पता कर सकते हैं, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी किस टाइप से चेंज होती है। देखो तो वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं, विद टेम्परेचर। तो देखिए क्या वेरिएशन होगा, हमने लिखा पहले एक्सप्रेशन था, अक्सर पूछ लिया था बच्चों ये वेरिएशन, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, है ना। और जब थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जल्दी जल्दी कॉलिजन्स होंगे, दो कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज टाइम लग रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, और दो कॉलिजन्स के बीच में एवरेज टाइम होता है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ये डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ डिक्रीज हुआ, इसको लैंग्वेज में आप लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख कर बता रहा हूँ। और बच्चों जब टाउ देखो, टाउ अगर डिक्रीज होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, सो रो मतलब रेसिस्टिविटी
इंक्रीज़ हो जाएगी, कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी में भी ग्राफ देखें तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में क्या वेरिएशन है कॉपर के लिए। तो अगर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं हम तो देखो यहाँ रेसिस्टिविटी नॉन ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने, केल्विन में ले रहे हैं तो कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी 0 केल्विन पर 0 हो जाती है, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं इसको फिर हम। तो फिर ये ग्राफ यहाँ से ऑरिजिन से शुरू होता और ये ऐसे ही ग्राफ जाता ऊपर और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 तक भी देखो, 100 डिग्री सेल्सियस तक भी इतना बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों अगर यही वेरिएशन हम एलॉयज़ के लिए चेक करें, सेमीकंडक्टर्स के लिए चेक करें तो देखो वेरिएशन फॉर एलॉयज़, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर एलॉयज़। एलॉयज़ बच्चों स्पेशली डिज़ाइंड मटेरियल है, ये कई टाइप की मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अच्छा, मिक्स करने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, क्यों बनाए गए एलॉयज़? तो बच्चों ये इसलिए बनाए गए, देखो अगर हम हीट के लिए फॉर्मूला देखें, हीट I²R/T ये होता है। तो किसी कंडक्टर के लिए देखें आप, ये तो हेडिंग है ऊपर वाली, अभी किसी कंडक्टर के लिए हम चेक कर रहे हैं बच्चों, तो जब ये करंट फ्लो करेंगे हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और जो रेजिस्टेंस बढ़ा तो इससे क्या हीट बढ़ जाएगी, हीट ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ गया, उससे फिर से हीट बढ़ गई, मतलब दोनों एक दूसरे को इंक्रीज़ करते हुए कम्युलेटिवली यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से मेल्ट हो जाएगा ये कंडक्टर, है ना। कंडक्टर मेल्ट हो गया तो फिर कोई भी डिवाइस कहाँ काम कर पाएगी, नहीं करेगी। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए कि टेम्परेचर हम बढ़ाएं और रेसिस्टिविटी में कोई चेंज ना आए, नो चेंज इन रेसिस्टिविटी, ऐसा चाहिए। दूसरा, हीटिंग डिवाइसेस के लिए रेजिस्टेंस भी हमें हाई चाहिए, हाई रेजिस्टेंस तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, मेटल्स, कई टाइप की मेटल्स को हमने मिक्स किया है और मिक्स करने पर तब हमें एलॉयज़ मिले हैं। और एलॉयज़ की स्पेशल क्वालिटी ये है कि एक तो इनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मेटल्स की देखो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ 0 से थोड़ा ऊपर से, लेकिन यहाँ से, और टेम्परेचर के साथ में इनमें वेरिएशन, आइडियली तो कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन आनी चाहिए एक्सिस के, लेकिन बच्चों रियल केस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है रेसिस्टिविटी में, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बहुत हल्की सी चेंज होती है एलॉयज़ के लिए। अब अगर कोई सेमीकंडक्टर्स हैं, देखो फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, यहाँ उल्टा रिलेशन है बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है और 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर इंसुलेटर होता है कोई भी सेमीकंडक्टर। एट 0 केल्विन पर, चलो पूरा लिख देता हूँ, एट 0 केल्विन इट इज एन इंसुलेटर होता है बिल्कुल। क्यों होता है इंसुलेटर, क्योंकि 0 केल्विन पर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही नहीं होते, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं टूटा होता सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स से भी कंडक्शन होता है और होल्स से भी होता है। होल्स का मतलब है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट नहीं है, एक वैकेंसी, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहीं इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंसी के थ्रू भी यहाँ पर कंडक्शन होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, कुछ होल्स होते हैं बच्चों। तो 0 केल्विन पर अगर देखें तो एक भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होगा, सभी बॉन्ड्स बने हुए होंगे, कंप्लीट बॉन्ड्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट। और जब भी कभी किसी ग्राफ में इन्फिनिटी को शो करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को टच करके नहीं बताते हैं, इसका मतलब ये ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर इसको टच करेगा। ऐसे ही बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, है ना। सेमीकंडक्टर्स में बॉन्ड्स बने होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं सभी, तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, नए इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये जनरेट होंगे। और जब ये जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, होल्स बढ़े, तो बच्चों कंडक्टिविटी बढ़ी, मतलब रेसिस्टिविटी फिर डिक्रीज़ हो जाती है तेज़ी से। तो ये वही वाला वेरिएशन यहाँ पर रेसिस्टिविटी का
हमने शो किया है सेमीकंडक्टर्स के लिए कि सेमीकंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है बच्चों। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही पढ़ेंगे।